हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सुभान महमूद और आज हम जिस फिलोसफर को पढ़ने जा रहे हैं वो है थॉमस होब्स। इसकी हम दो थ्योरीज को पढ़ेंगे। एक है कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन नेचर और दूसरी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है। अच्छा जी, एक बात याद रखिएगा, पेपर में जब भी सवाल आए, चाहे कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन नेचर के ऊपर सवाल है या सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के ऊपर सवाल है, आप दोनों थ्योरीज लिखेंगे। क्योंकि अगर आप एक को एक्सप्लेन करेंगे तो दूसरी और दूसरी को छोड़ देंगे तो पूरा क्वेश्चन अधूरा रह जाएगा, क्योंकि दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड है। चले इसको स्टार्ट करते हैं, बल्कि स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो बातें बताना चलूं। एक ये कि सितंबर से हमारा सेशन स्टार्ट हो रहा है। अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो आप नीचे दिए गए नंबर से ज्वाइन कर सकते हैं। सेकंड बात ये कि मेरे चैनल पे आपको पॉलिटिकल साइंस की सीरीज तो मिलेगी ही मिलेगी, बल्कि इसके अलावा भी कई सब्जेक्ट की जो है सीरीज मिल जाएगी। हम हमारी कोशिश ये है कि इस चैनल को एक पूरा नेशनल लेवल के ऊपर चैनल बनाया जाए, जिसके ऊपर सारे सब्जेक्ट्स की आपको वीडियोस मिल जाए। सो आप गो थ्रू कर सकते हैं इस चैनल को और अभी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आपको टाइम से मिलती रहे। चलिए जी, इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके बैकग्राउंड को पढ़ते हैं। इसके बैकग्राउंड को पढ़ना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि इसके बैकग्राउंड का इसकी थ्योरी के साथ बहुत गहरा रिलेशन है। कई फिलोसफर्स ऐसे हैं जिनकी मैंने बैकग्राउंड नहीं पढ़ा है, क्यों? क्योंकि उनके बैकग्राउंड का उनकी थ्योरी के साथ कोई ऐसा नाता है नहीं। लेकिन इसका बहुत अहम ताल्लुक है, इसलिए हम इसको इसके बैकग्राउंड को लाजमी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जी देख लेते हैं कि जो होब्स है उसके क्या हालात है और कंट्री के क्या हालात है। जिस जिस मुल्क में वो रह रहा है, इंग्लैंड के अंदर वो रहता था, उसके क्या हालात चल रहे थे। अब ये है कि सिनेरियो इस तरह का चल रहा है फिलोसफर्स का कि हर फिलोसफर ओरिजिन ऑफ स्टेट, मतलब कि आज अगर स्टेट एग्जिस्ट करती है, मोनार्की है, अरिस्टोक्रेसी है, डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंटेरियन सिस्टम है, ये सिस्टम आया कहाँ से, इसका ओरिजिन क्या है। हर फिलोसफर इसका जवाब जो है ना उस वक्त ढूंढ रहा था, जब होब्स जिस दुनिया में रह रहा था उस टाइम की बात है। और उस वक्त कह लो बड़े बड़े साइंटिस्ट जो थे वो उस वक्त जन्म ले रहे थे, बन रहे थे, नए नए वो कह रहे लॉज आ रहे थे, थ्योरीज आ रही थी, जिसमें न्यूटन था उस टाइम, गैलीलियो था। सो इन सब से ये बड़ा इन्फ्लुएंस था। दूसरा, ये एक स्ट्रगलिंग फैमिली में रहता था, एक पुअर फैमिली जिसके पास पैसा नहीं है, फाइनेंसिस बहुत कम है। और अब मुल्क के हालात देख लेते हैं, मुल्क के हालात क्या चल रहे। मुल्क में उस वक्त मोनार्की एग्जिस्ट करती है। मोनार्की मतलब किंगशिप, मतलब कि किंग वाला निजाम, मतलब कि बादशाह, फिर उसका बेटा शहजादा, फिर उसका बेटा अगला हुक्मरान होगा, फिर उससे अगला हुक्मरान उसका बेटा होगा। तो मोनार्की का एक इंग्लैंड के अंदर सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है। और पार्लियामेंटेरियन मतलब के लोग, या जो लोग चाहते हैं डेमोक्रेसी लाना, वो लोग मोनार्की से उकता चुके हैं और एक सिविल वॉर का माहौल चल रहा है पूरे इंग्लैंड के अंदर 1642 से 1651। और होब्स अब इसमें किस साइड पे है? होब्स जो है वो मोनार्कियंस का सपोर्टर है। क्यों? क्योंकि होब्स की सारी फाइनेंसेस जो थी वो कह ले रॉयल फैमिली से आती थी। क्यों? क्योंकि वो एक रॉयल सन जो था वो उसका टीचर था। ठीक है। तो मोनार्की वर्सेस पार्लियामेंटेरियन वाली जंग चल रही है और मोनार्की क्या है, अबॉलिश हो जाती है। पार्लियामेंटेरियन जीत गए, मोनार्की हार गई। अब यहाँ पर होब्स जो है, क्योंकि उसके मोनार्की प्रो मोनार्की व्यूज थे, उसको इंग्लैंड से भागना पड़ा, क्योंकि कत्लो आम हो रहा था मोनार्की वालों का। सो वो इंग्लैंड से भाग गया और अनस्टेबल इंग्लैंड और वॉर ने उसको बहुत ज्यादा इफेक्ट किया। इसके इफेक्ट करने से इसकी थ्योरी पे क्या इफेक्ट आता है वो हम देखते हैं। अच्छा जी, इसने नेचर ऑफ ह्यूमन के बारे में बताया। इसने कहा कि इंसान जो है वो एक आर्टिफिशियल मशीन है। ऑब्वियसली जब एक बंदे ने इतना ब्लड शेड देखा हो, अपने चाहने वाले, अपने खानदान के लोग और उन लोग जो वो लोग जो इनको आप पसंद करते हैं उनको आपने मरते हुए देखा हो, तो आप यही इंसान के बारे में अंदाजा लगाएंगे कि इंसान एक मटेरियलिस्टिक, एक इगोइस्टिक और एक सेल्फिश है। ठीक है। और इसने एक डॉक्ट्रिन ऑफ सेंसेशन और इविल एंड गुड के क्राइटेरिया, ये बड़े मजे की बात है और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और ये सच बात इसने कही। इसने कहा कि इंसान डॉक्ट्रिन ऑफ सेंसेशन के तहत जी रहा है। मतलब कि जो चीज उसको पसंद आती है, जो चीज उसके दिल को अच्छी लगती है, जिससे करके उसको सुकून महसूस होता है, उसने उसको गुड करार दे दिया हुआ है। ठीक है। और जो चीज उसको कह लें मजा नहीं देती, जो उसको सुकून नहीं देती, उसने उसको ईवल करार दे दिया हुआ है। अब चाहे वो सोसाइटी के लिए ईवल हो या ना हो, जैसे अगर एक बंदे को कत्ल करने में खुशी महसूस होती है, तो उसने अपने लिए उसको एक गुड क्राइटेरिया कर दिया हो कि मतलब कि अब वो किसी को भी अगर देखता है ना तो वो कहता है अगर ये बंदा कत्ल नहीं करता तो इसने लाइफ का वो मजा ही नहीं लिया। ठीक है। सो उसने अपने लिए गुड के क्राइटेरिया खुद बनाए और इवल के क्राइटेरिया खुद बनाए। सो ये इंसान की नेचर है कि इंसान अपने लिए इवल और गुड के क्राइटेरिया खुद बनाता है। दूसरा, उसने ये बात की कि हर इंसान जो है वो इक्वल है।
मतलब कि इस पूरी दुनिया में जितने इंसान एग्जिस्ट करते हैं वो सारे बराबर हैं। अगर कोई मेंटल स्टेट पे या कह लें कोई बहुत अक्लमंद है तो वो फिजिकली कम होता है। अगर वो कोई बंदा फिजिकली बहुत स्ट्रांग है तो वो मेंटली बहुत कह लें वो कम होता है। सो जो इंसान है उसको बनाया इस तरह किया कि सारे जो है इंसान वो इक्वल हो। और इक्वालिटी हमेशा किसकी तरफ लेके जाती है? उम्मीद और वॉर की तरफ। ठीक है। सो इसको आगे देखते हैं। अब लॉजिकल कंक्लूजन्स क्या निकलते हैं कि अगर इंसान की नेचर ऐसी है तो फिर इसका मतलब है कि अब ये है लॉ ऑफ नेचर की बात। अब लॉ ऑफ नेचर को समझ लो, ये क्या होता है। इंसान जब कोई भी पहले स्टेट एग्जिस्ट नहीं करती थी, मतलब कि इस दुनिया में ना अरिस्टोक्रेसी थी ना मोनार्की थी, बहुत पहले की बात। ठीक है, जब कुछ भी ऐसा नहीं एग्जिस्ट करता था तब की हालात क्या होंगे। ठीक है। सो तब इंसान लॉ ऑफ नेचर के अंडर रहता था। लॉ ऑफ नेचर होता है कुदरत का कानून, मतलब कि कोई स्टेट नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई आपको नहीं पूछने वाला, आप जो चाहो करो। सो क्योंकि ह्यूमन की नेचर बहुत मटेरियलिस्टिक, बहुत इगोइस्टिक और सेल्फिश है, तो जो उस वक्त के हालात होंगे जब इंसान लॉ ऑफ नेचर के अंडर रहता था, वहां पर ना कोई कानून होगा, ना किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी सेफ होगी, क्योंकि इंसान मटेरियलिस्टिक है तो वो हर बंदे से दूसरी प्रॉपर्टी छीनना चाहेगा। और इगोइस्टिक है, सेल्फिश है, उसको नहीं फर्क पड़ता कोई दूसरा मरे या जिए। ठीक है। और वो वक्त जो होगा वो एक डार्क पिक्चर होगा दुनिया की। अच्छा, इस लॉ ऑफ नेचर के अंडर तहत रहने वाले जो लोग हैं और उस वक्त का वक्त जो है, उसके ऊपर हर फिलोसफर का डिफरेंट नजरिया है। अभी हम इसमें लॉक को भी पढ़ेंगे, इसमें रूसो को भी पढ़ेंगे, उनके डिफरेंट नजरिए वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। उसका आई लिंक इधर में चला देता हूँ, वो आप देख लेंगे। ठीक है। सो उसने कहा कि हर तरफ खौफो हरासत होगी और हर तरफ कह लो डेथ्स होंगी, हर बंदा कह ले किसी ना किसी के अंडर हो। ठीक है। हर बंदा किसी ना किसी से डरता होगा या किसी ना किसी के अंडर होगा, या किसी की गुलामी कर रहा होगा, या कत्लो गारत हो रही होगी। तो एक डार्क पिक्चर ऑफ वर्ल्ड होगी इस दुनिया की, काली तस्वीर। सो अब इसने कहा थॉमस होब्स ने कि फिर क्या ऐसा हुआ कि सारे लोग सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मतलब कि सारे लोगों ने मिलके एक स्टेट बनाई, स्टेट का कॉन्सेप्ट आया। तो ये अब वो असल में अपनी नेचर ऑफ ह्यूमन से बताना चाह रहा है कि कैसे एक स्टेट बनी। जब इस तरह का सिनेरियो होगा कि जब ना कोई कानून है, ना किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी सेव है, ना हर जगह कत्लो गारत हो रही है, तब सारे मिलकर बैठे और उन्होंने कहा कि हमें चाहिए अमन। अब बहुत हो गए लड़ाइयां, बहुत हो गए फड्डे, अब चाहिए अमन। तो अब सारे लोग अब मिलके बैठे और उन्होंने कहा इसका कुछ ना कुछ तो हल होना चाहिए। सो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी ताकतें, अपनी पावर्स किसको दे दी? किसी एक रूलर को या किसी एक गवर्नमेंट को। ठीक है। तो उससे क्या हुआ? स्टेट बिकम मॉरल गॉड। स्टेट एक खुदा बन गई। मॉर्टल, सॉरी इधर आना था, मॉर्टल गॉड। मॉर्टल और मॉरल गॉड दोनों बन गई। मतलब कि स्टेट आपके आपके मॉरल्स को सेट करती है। मॉरल्स मतलब कि क्या चीज ठीक है, क्या चीज गलत है, वो एक स्टेट सेट करेगी। मतलब ये स्टेट ने अभी सेट किया हुआ है कि कत्ल करना जुर्म है। सो अगर कत्ल करना जुर्म स्टेट खत्म कर दे तो लोग कत्ल करना शुरू कर देंगे। ठीक है। सो आपकी मोरालिटीज जो है वो सारी कौन सेट सेट करती है? स्टेट सेट करती है। ठीक है। और स्टेट एक मॉर्टल गॉड भी है। पहले स्टेट कभी खत्म भी हो जाती है और कभी दोबारा भी बन जाती है। एब्सोल्यूट लिबर्टी जो है वो सरेंडर कर दी गई हर बंदे ने। एक एब्सोल्यूट लिबर्टी तो ये है ना कि आप किसी का जाके कत्ल कर दें या किसी के साथ जाके कुछ हैंकी पैंकी करें तो आपको कोई पूछने वाला ही ना हो। सो ये है एब्सोल्यूट लिबर्टी, जो कोई आपको पूछने वाला नहीं, जो चाहे मन में आए करो, कुछ नहीं पूछो ना आपके साथ। लेकिन ये लिबर्टी आपने क्या की, इसको आपने सरेंडर किया और आपने कहा कि ठीक है हम अपनी पावर्स कुछ रूलर्स को देते हैं। और फिर क्या होगा? इससे एक सॉवरन गवर्नमेंट बनी। सॉवरन गवर्नमेंट जिसके पास पावर्स थी, जो देखती थी कि अगर हमने कानून सेट किया है कि शराब नहीं पीनी, तो कोई पिए तो हम उसको फिर एक एग्जाम्पल बनाएंगे। ठीक है। और उसको हम अच्छा एक सख्त सजा मिलेगी। सो उसने कहा, और ये भी कहा कि लॉज लॉ इज नॉट काउंसल बट कमांड। क्या कमाल की लाइन है ये। उसने कहा कि लॉ एक नसीहत नहीं है। काउंसिल का मतलब होता है नसीहत। उसने कहा कि लॉ एक नसीहत नहीं है, लॉ एक कमांड है। आपने उसको नसीहत की तरह नहीं लेना, आपने उसको हर सूरत फॉलो करना, नहीं देयर विल बी वेरी क्रूअल कॉन्सिक्वेंसेस फॉर दैट। ठीक है। और राइट्स जो है आपके सारे किसको चलेंगे? एक सॉवरन गवर्नमेंट को चलेंगे। ठीक है। सो
इसकी थ्योरी यहीं पर ही एंड होती है। इसके बाद हम थॉमस होब्स को पढ़ा, हम लॉक को पढ़ेंगे, हम रूसो को पढ़ेंगे, ठीक है। उसके आई लिंक्स मैंने शायद अभी दोबारा चल रहे होंगे, ठीक है। तो आप वो जाके देख सकते हैं। आप पॉलिटिकल साइंस की आपको और वीडियोस मिल जाएंगी, आप वो देख सकते हैं। आप और मेरे चैनल पे जनरल नॉलेज की वीडियोस मिल जाएंगे, उनको जाके देख सकते हैं। आपको इस्लामियत की वीडियोस मिल जाएंगी, पाकिस्तान अफेयर्स की वीडियो मिल जाएंगी, और भी कई साइकोलॉजी की, पंजाबी की, आपको बहुत सारी सब्जेक्ट्स की वीडियो मिल जाएंगी। बस आपको थोड़ा सा गो थ्रू करना है और थोड़ा सा नॉलेज एक्वायर करने के लिए कोशिश करनी है। सो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियोस टाइमली मिल सके।